हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट का एक चैप्टर वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आपकी एक यूनिट है शास्त्रीय सिद्धांत, तो उसमें कई सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर है वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप सारी बातें अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, अब इसकी क्या मीनिंग होती है, क्या परिभाषा है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मीनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें वैज्ञानिक प्रबंध में जो आपका सिलेबस है वो उसने आपको फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर एक विचारक हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा पढ़ने को कहा है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम पहले वैज्ञानिक प्रबंध को, साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझ लेंगे अच्छे से। फिर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो दार्शनिक हैं, जो विचारक हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को पढ़ेंगे, जो कि अगर हम इतना पढ़ लेंगे तो आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों के संयोग से बना है, वैज्ञानिक प्लस प्रबंध। वैज्ञानिक से तात्पर्य विज्ञान संबंधी, और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट जानकारी अथवा ज्ञान की अभिवृद्धि। अब यहाँ ध्यान से समझो, वैज्ञानिक प्रबंध, जो ये जो शब्द है ना, वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक, और एक है दूसरा प्रबंध, मतलब मैनेजमेंट करना, मैनेज करना। तो ये दो शब्दों से यहाँ पर बना है। बट अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर वैज्ञानिक का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का क्या मतलब है, वैज्ञानिक का मतलब है वैज्ञानिक प्रबंध में किसी विशिष्ट जानकारी का होना, ज्ञान का होना। देखो यहाँ पर वैज्ञानिक का मतलब है ज्ञान का होना। देखो, वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ, कई बार हम लोग विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की, तो हमें हमारे माइंड में आती है केमिस्ट्री लैब, हमारे माइंड में आता है वो 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का जो साइंस का सब्जेक्ट होता था वो। बट हकीकत ये नहीं है। वैज्ञानिक का जो मीनिंग है, जो अर्थ है ना, वो होता है कि ज्ञान का होना। जैसे कि मान लो, अगर मैं, मान लो मैंने अब आप पाओगे कि जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सेमेस्टर हैं सभी को मैंने पढ़ा दिया। तो एक जो हायर एजुकेशन होती है तो वो मैंने ग्रहण कर ली है, हालांकि इससे भी ज़्यादा मुझे करनी है ग्रहण। बट एक जो एजुकेशन है, मान लो मैंने वो ग्रहण कर लिए, मान लो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया है, तो मैं क्या कहूँगा अपने आप को, या लोग मुझे क्या कह सकते हैं, लोग मुझे कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मतलब ये हुआ कि मेरे पास पॉलिटिकल साइंस की बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज़ का ज्ञान रखना। तो यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध में क्या है, वैज्ञानिक का मतलब है ज्ञान का होना, और प्रबंध का क्या मतलब है इसे समझते हैं। प्रबंध से आशय किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने से है। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान से किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। अब प्रबंध, मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, बिल्कुल सिंपल है। जब मैंने प्रशासन समझाया था तो प्रशासन को भी समझाने के लिए मैंने प्रबंध कह दिया था कि प्रशासन को आप प्रबंध की तरह ही समझें। प्रबंध का मतलब है मैनेजमेंट करना। अभी आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, वहाँ पे आप देख रहे हैं मैनेजमेंट हुआ है। बेड को एक अलग जगह मिली है, जो कूलर होगा, जो फ्रिज होगी, जो एसी होगा, अलग अलग जगह व्यवस्थित है, जो पंखा है वो अलग जगह व्यवस्थित है। और ऐसे करके पूरा घर, चाहो तो कह लो डेकोरेट किया गया या व्यवस्थित है। जब ऐसे घर में कोई बच्चा आ जाता है तो सामान को इधर उधर रख देता है तो वो अव्यवस्थित हो जाता है। तो प्रबंध का मतलब है व्यवस्थित करना। तो कोई भी चीज़ है, जब आप उसे व्यवस्थित करते हो, उसको उसके स्थान पर रखते हो, एक सही माहौल बनाकर रखते हो, तो उसको हम प्रबंध कहते हैं। चाहे वो किसी कंपनी का हो, चाहे प्रशासन का हो, प्रबंध हो, मैनेजमेंट हो। किसी हम कंपनी में जाते हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ हम प्रबंध को देखते हैं। हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है कि हर एक अधिकारी का अपना काम निश्चित होता है कि ये वाला काम, पर्ची काटने का काम इसका है, फॉर्म भरने का या फॉर्म देने का काम इस अधिकारी का है, इस जो यहाँ इस डेस्क पर वो है, साइन यहाँ से कराना है, फिर वहाँ जाना है। तो ये व्यवस्थित है, वे है। ठीक है, इसे प्रबंध कहते हैं। जो मैनेजर है, मैनेजर का मतलब क्या होता है, प्रबंधक। वो व्यवस्था देखता है कि व्यवस्थित है या नहीं सब कुछ। तो यहाँ आपको समझ में आया
अब व्यवस्थित मतलब समझ, प्रबंध मतलब समझ में आ गया, वैज्ञानिक मतलब समझ में आ गया, बट जब दोनों ही शब्दों को साथ में मिला देते हैं तब क्या मतलब हुआ। जब वैज्ञानिक प्रबंध की हम बात करते हैं तो इसकी क्या मीनिंग है, इसको ध्यान से समझो। वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब होता है एक ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ कार्य को करना। जैसे कि घर में एक आम इंसान है, एक आम व्यक्ति है जिसके पास कोई खास नॉलेज नहीं है, वो सामान को अपने अकॉर्डिंग इधर उधर कर रहा है, कोई उसने कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया, तो वो वैज्ञानिक प्रबंध उसे आप नहीं कहेंगे। बट जब हम किसी बड़ी कंपनी में, बैंक में जाते हैं तो वहाँ हमें कैसा मैनेजमेंट देखने को मिलता है, ज्ञान के साथ, नॉलेज रखते हैं वो लोग, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के, उनको वो पहले से ही पढ़े रहते हैं कि हमें एक योजना बनाकर कार्य करना है, हमें अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, ठीक है। ऐसा करके वो ज्ञान रखते हुए प्रबंध करते हैं, तो उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। तो यहाँ तक सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है, एक ज्ञान रखते हुए, व्यवस्थित नॉलेज रखते हुए आप व्यवस्था कर रहे हो, प्रबंध कर रहे हो। इसे अभी हम और भी डिटेल में आसानी से समझ जाएंगे। अनुभव द्वारा सुधार व विकास करने के परंपरागत सिद्धांत, गलती करो और सुधारो के स्थान पर निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंध है। अब देखो यहाँ पर वही बात बताई जो पहले मैंने अभी आपको समझाया। क्या, अगर हम घर में हैं तो हम क्या करते हैं कि चलो ये वॉशिंग मशीन है, चलो इसको यहाँ रख दो, फिर 4 दिन बाद पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ पर सही से रखी नहीं गई है, चलो अब इसको यहाँ से हटाकर ऐसा करते हैं, वहाँ बगल में रूम के गेट के बगल में जगह खाली है वहाँ रख देते हैं। फ्रिज यहाँ सही है आज, बट कल हमें लग रहा है नहीं यार ये सही नहीं है। बेड हमें लग रहा है कि आज इस दिशा में सही लगाया है हमने बेड, 6 महीने बाद पता चलता है हमने बेड की दिशा ही बदल दी। तो ये क्या था, ये था अनुभव के आधार पर, हमें फीलिंग कैसी लग रही है उसके आधार पर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमने पहले मैनेज कर दिया हल्का सा, फिर हम देख रहे हैं कि नहीं हमें ये डाउट कमी लग रही है, वापस इसको चेंज करो। तो ये क्या था, अनुभव के, एक्सपीरियंस के आधार पर प्रबंध करना। ये वैज्ञानिक प्रबंध बिल्कुल भी नहीं था। बट वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध होता है कुछ निश्चित नियमों, कुछ सिद्धांतों के आधार पर जब प्रबंध किया जाता है। समझ रहे हैं ना, कि कुछ निश्चित नियम वगैरह के आधार पर जब व्यवस्था की जाती है तो उसको हम प्रबंध कहते हैं। यहाँ पर ये नहीं होता गलती करो फिर सुधारो, ये वाला हाल नहीं होता। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं की, इससे काफ़ी बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे आगे की बातें। वैसे देखा जाए तो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं को मैं काफ़ी लंबा खींच सकता हूँ, बट ऐसा करता हूँ आपको बुलेट पॉइंट्स में से ही समझा देता हूँ, इतना इनफ भी होगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस जितना है, आपको जितना नीड है, जितना आप आंसर राइटिंग में लिख कर आ सकते हैं, तो उतना ही मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। जब आप समझ जाएंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स में मैं इसकी विशेषताओं को आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा लंबा इसे नहीं खींचते हैं। देखिए दोस्तों, पहली जो विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंध की, वो है निश्चित लक्ष्य एवं योजना बनाना, डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्लान। अब क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में एक निश्चित योजना बनाई जाती है, लक्ष्य डिसाइड किए जाते हैं कि देखो कि हमें 6 महीने के अंदर इस टारगेट को पूरा करना है, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमें ये कार्य करने हैं। तो पहले लक्ष्य डिसाइड कर लिया, गोल, कि हमें 6 महीने में कंपनी को इतना आगे ले जाना है, और कैसे ले जाना है इसके लिए हमने प्लानिंग भी कर ली। तो यहाँ पर निश्चित नियम होते हैं और निश्चित लक्ष्य एवं योजना बनाई जाती हैं वैज्ञानिक प्रबंध में। इसके अलावा वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो दोस्तों, क्या होता है, साइंटिफिक किसे कहते हैं हम, अगर आप अपनी बात को प्रमाणित कर सकते हैं, कुछ सबूत दे सकते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आपकी बात साइंटिफिक प्रूफ हो गई है। जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि जो मैन है, जो वुमेन है, उनकी साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, तो हम कई सारे सर्वे करके आपको प्रूफ दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो सकता है। तो साइंटिफिक का मतलब यही है कि आप किसी भी तरह आप प्रमाणित कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्रयोग, यहाँ पर जो भी नियम है या योजनाएं या लक्ष्य जो डिसाइड किए जाते हैं, उनको वैज्ञानिक रूप से देखा जाता है कि क्या ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ है, क्या इनसे हमें आगे लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ऐसा नहीं कि लैब वाला एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंट ऐसा कि अपने कर्मचारियों पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया, कि अगर हमने कर्मचारियों के वेतन में मान लो 200 रुपये की वृद्धि कर दी,
या 2% की वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया, तो क्या कर्मचारी ज़्यादा काम करेंगे? या फिर हमने उनको 1 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी, तो क्या कर्मचारी मन लगाकर हमारे लिए मेहनत करेंगे कंपनी के लिए? तो ऐसे कई सारे साइंटिफिक रूप से थोड़ा-सा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जाती है, प्रयोग करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा है नियमावली, अ सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर रूल्स होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता है कि जब हम वैज्ञानिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक निश्चित नियम होते हैं कि रूल्स को आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप एक कंपनी है या एक स्थान है जहाँ पर कई सारे अधिकारी हैं, तो सभी अधिकारियों के लिए निश्चित नियम बने होते हैं कि आपका काम बस यहीं तक सीमित है। आप जो साइन करेंगे वो बस आप इसी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा कोई मामला है तो ये दूसरे अधिकारी को भेजा जाएगा। तो ये रूल्स होते हैं, ये मैनेजमेंट, ये जो प्रबंधन है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसके अलावा कई सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। वैज्ञानिक कार्यविधि, साइंटिफिक प्रोसीजर, यहाँ पर जो मतलब प्रक्रिया अपनाई जाती है मैनेजमेंट करने की, वो साइंटिफिक होती है। कई बार इसमें तकनीक का भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब आप देखते हैं कि इस जो स्टाफ होता है किसी भी कंपनी का ले लो, किसी भी जगह का, आजकल हम देख रहे हैं वो साइंटिफिक रूप से, मतलब वो उसका प्रोसीजर थोड़ा साइंटिफिक होता है। वो काम काफ़ी तेज़ी से करते हैं, कंप्यूटर्स की मदद लेते हैं, इंटरनेट की मदद लेते हैं। इसके अलावा कई ऐसे तरीके लेते हैं जिसे हम साइंटिफिक प्रोसीजर कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है थोड़ी। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे, मैं बस जल्दी-जल्दी आपको जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको समझा दे रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो रीडिंग भी कर सकता हूँ, बड़े रीडिंग करके आपको काफ़ी अच्छे से और भी चीज़ें इसमें डाल सकता हूँ, बट वो डालना सही नहीं है अभी। टाइम भी कम है, ऊपर से आपको जितना आप अच्छे से कर सकें, मैं बस उतना ही बताना चाहता हूँ। जो आपके लिए सही है उतना ही आपको देना चाहता हूँ। वैसे विशेषताएँ बहुत सारी हैं और सभी विशेषताओं को हम देखेंगे। इसके अलावा एक विशेषता है मितव्ययिता, इकोनॉमी। वैज्ञानिक प्रबंध की ये विशेषता है कि वो जो फालतू खर्च होता है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और कम खर्च में अच्छा रिजल्ट कैसे दिया जाए, इस पर ध्यान देती है। जो फालतू खर्च है, फिजूल खर्ची खर्ची होती है, उसको कम से कम रखने पर बल दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध में। शोध में निरंतरता, ये इसकी एक अच्छी विशेषता है। कंटिन्यूटी इन रिसर्च, देखो रिसर्च पर जोर दिया जाता है, ठीक है। रिसर्च की जाती है कि हम अपने काम को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं और एफिशिएंट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखो रिसर्च, आप समझो जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई में भी हम लोग रिसर्च करते हैं। यार आज मैंने आधे घंटे पढ़ा और आधे घंटे में मैंने बस 5 लाइनें ही मुझे याद हुई। कल मैं 1 घंटे पढ़ा और 1 घंटे में मुझे 10 लाइनें याद हुई। तो क्या ये जो टाइम पीरियड है, क्या इसे मैं थोड़ा कम करके और ज़्यादा याद कर सकता हूँ? अपने ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना शुरू करते हो। आप नए-नए रिसर्च करना शुरू करते हो। तो इसमें क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में रिसर्च को बल मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। तो रिसर्च करने का भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन होता है। एक यहाँ पर थोड़ा-सा अलग से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध से हटकर। देखो दोस्तों, रिसर्च ना बहुत अहमियत रखती है। जब आप हायर एजुकेशन लोगे ना, आपको पता चलेगा रिसर्च के लिए ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा देती है। अगर हम यूएसए जैसे देश की बात करें, तो वहाँ पर रिसर्च करने के लिए सरकार बहुत पैसा देती है। जो लेखक वगैरह होते हैं, जो राइटर्स हम देखते हैं ना, बुक्स वगैरह लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? वो रिसर्च कर कर लिखते हैं। वो पब्लिक के बीच में जाते हैं कि पब्लिक क्या है, कैसी सोच है, उसके बाद वो अपने रिसर्च को लिखते हैं। कई सारी जो किताबें छपती हैं, वो रिसर्च पर ही बेस्ड होती हैं। अब देखो, रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? जो यूएसए जैसी कंट्री है ना, वो काफ़ी अमीर कंट्री होती है ये। तो इसने क्या किया, यूएसए ने आज़ाद जैसे कि 1950 के बाद से ही इसने रिसर्च को प्रोत्साहित किया था। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत के इतिहास के बारे में जितना भारतीय राइटर्स ने नहीं लिखा है, उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने लिखा है भारत के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका से, लंदन से बहुत सारे लोग रिसर्च करने के लिए भारत में भेजे गए और उन्होंने रिसर्च किया यहाँ पर और उन्होंने फिर किताबें लिखी। और रिसर्च करने से अमेरिका या इन लोगों का, दूसरे देशों का क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि ये किसी भी देश के इतिहास को पूरा समझकर काफ़ी अच्छे से अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे से विश्व को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये थोड़ी अलग चीज़ थी, बट अब वापस से आते हैं तो वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता थी शोध में निरंतरता, मतलब यहाँ पे रिसर्च होती रहती है।
गतिशील प्रगति, डायनामिक नेचर। गतिशील प्रगति मतलब वैज्ञानिक प्रबंध में जो कार्य वगैरह होता है वो गतिशील रहता है, लोग एक्टिव होकर आगे काम करते रहते हैं, जो कंपनी होती है वो आगे बढ़ती रहती है। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, वो जो देखो, वैज्ञानिक प्रबंध का मतलब ये नहीं है कि इसमें जो नियम है वो कभी बदले ही नहीं जाएंगे, समय के अनुसार नियम में बदलाव भी होता है, तो गतिशील प्रकृति है इसकी। इसके अलावा है कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में हमेशा ही ये जो वैज्ञानिक प्रबंध है वो हमेशा इस बात पर फोकस करती है कि किस तरह से हम कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकें। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ही लेबर है, आप एक ही लेबर से डबल काम कैसे करा सकते हो। डबल का मतलब आप उसकी पूरी क्षमता का कैसे यूज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता आप कैसे उससे कार्य करा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। एक विशेषता है टीम भावना। वैज्ञानिक प्रबंध में साइंटिफिक मैनेजमेंट में टीम भावना को बल दिया जाता है। टीम भावना समझ रहे हैं, जब हम कभी फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं तो हम मिलकर खेलते हैं, एक हम टीम बना लेते हैं और टीम काफ़ी मजबूत होती है। देखो, कभी आप स्कूल में बैठे हो तो स्कूल में अगर आप एक स्टूडेंट हो तो टीम बनाओगे तो उतना कुछ फ़ायदा नहीं है, बट जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, कुछ गेम खेल रहे हो, तो गेम खेलते वक्त जब आप टीम का एक हिस्सा होते हो तो अलग ही एहसास होता है। उससे क्या होता है कि सब मिलकर कार्य करते हैं, सब सोचते हैं कि हाँ, मैं इस टीम का हिस्सा हूँ तो मुझे अपना बेस्ट देना है। तो टीम भावना पर वैज्ञानिक प्रबंध में बल दिया जाता है। इसके अलावा एक है प्रभावकारी नियंत्रण। प्रभावकारी नियंत्रण का मतलब है इफेक्टिव कंट्रोल। ऐसा इसलिए जो अधिकारी होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, कर्मचारी, उन सभी के लिए निश्चित नियम होते हैं, तो उन्हें अपने नियमों के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो हर व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ का वो उल्लंघन करता है तो वो उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर अधिकारियों का उत्तरदायित्व काफ़ी प्रभावकारी होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से वैज्ञानिक प्रबंध को देख लिया, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताओं को समझ लिया। अब कई बार कहते हैं लोग कि वैज्ञानिक प्रबंध के क्या महत्व है। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है वैज्ञानिक प्रबंध का महत्व, बट विशेषताएं मैंने बता दी तो आपको इसका महत्व भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमें वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में जितनी बातें करनी थी, थोड़ी बहुत जो हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता था कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, क्या क्या है इसकी विशेषताएं, इसको हमने समझ लिया है। अब जो आपका सिलेबस था उसने आपको कहा था, एक विचारक का नाम बताया था, टेलर, फ्रेडरिक टेलर। इनके कॉन्टेक्स्ट में अब हमें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट खत्म हो गया। अब इसी में हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो दिया है हमें, ये जो वैज्ञानिक प्रबंध जो हम जिसने हमें दिया है, एक्चुअली वो फ्रेडरिक टेलर है मुख्य रूप से। कई सारे विद्वानों ने अपना योगदान दिया है वैज्ञानिक प्रबंध में, लेकिन जो प्रमुख रूप से जिसे हम मानते हैं वो हैं फ्रेडरिक टेलर। तो अब हम उन्हें पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान से अब यहाँ तक आप अब काफ़ी ध्यान से अब आप पढ़ना। फ्रेडरिक टेलर का योगदान। वैज्ञानिक प्रबंध का विकास फ्रेडरिक विंस्लाव टेलर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। टेलर एक इंजीनियर था जिसने वैज्ञानिक औद्योगिक प्रबंध की नींव डाली। उसका जन्म 20 मार्च 1856 को जर्मन टाउन में हुआ। सन 1875 में वह फिलाडेल्फिया की एक छोटी फर्म में, यानी कि एक छोटी सी कंपनी थी, एक जगह यहाँ बताई जा रही है, उस वहाँ पर एक छोटी कंपनी थी, वहाँ छोटी सी फर्म में मशीनों तथा उसके कार्य के विषय में परीक्षणार्थी के रूप में रखा गया। मतलब ट्रेनिंग लेने के लिए वो वहाँ पर गया था, वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा था। सन 1880 से 81 के बीच उसे मिडवेल स्टील कंपनी में श्रमिकों के एक समूह का निरीक्षक एवं अगुवा नियुक्त किया गया। उस समय उसकी यह धारणा बनी कि किसी भी प्रकार के कार्य निष्पादन की दैनिक मात्रा को निर्धारित एवं मानकीकृत किया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पे जो मेन समझने वाली बात है वो बस ये है कि वैज्ञानिक प्रबंध में हम जब वैज्ञानिक प्रबंध की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमुख योगदान रहा है फ्रेडरिक टेलर का। इसके साथ ही उन्हें कई कंपनियों में एक निरीक्षक के तौर पर, एक प्रमुख लीडर के तौर पर भी उन्हें नियुक्त किया गया था। अब इस समय तक जैसे कि वो निरीक्षक के तौर पर नियुक्ति हुई थी, एक बड़े अधिकारी के तौर पर जब उनकी कंपनी में नियुक्ति हुई तो उनकी ये धारणा बनी, ये विचार उन्होंने अपनाया कि जो कार्य निष्पादन होता है, मतलब कार्य जो किया जाता है
कितने समय में किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, इसको नापा जा सकता है। नापने का मतलब इसको पहले से हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक समय में कितना काम किया जा सकता है। जैसे कि एक कर्मचारी के द्वारा 1 घंटे में इतना काम किया जा सकता है या 10 घंटे में इतना काम किया जा सकता है। हम ऐसी बातें करते हैं ना, बट पहले ऐसा नहीं था। जब टेलर थे तो उस समय पहले ऐसा नहीं था। अब उन टेलर जो फ्रेडरिक टेलर थे, उनका विचार बना कि जो कार्य निष्पादन है, जो कार्य किया जाता है, इसको हम निर्धारित कर सकते हैं, इसको मानकीकृत कर सकते हैं समय के हिसाब से। प्रबंध के क्षेत्र में उसने कार्य निष्पादन को पूर्णता तक पहुंचाने की समायोजन विधि प्रस्तुत की। इसी को आगे चलकर वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया। इस क्रम में उसने समय और गति संबंधी अध्ययन किए तथा श्रमिकों के लिए वेतन अभिप्रेरणाओं की व्यवस्था प्रस्तावित की। सन 1893 से 1901 के बीच उसने अनेक औद्योगिक कारखानों में परामर्श अभियंता कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में कार्य किया और अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को विकसित किया। उसने प्रयोगों द्वारा यह खोज निकालने का प्रयास किया कि प्रत्येक कार्यांश के लिए एक कार्य दिवस की मात्रा कितनी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, पहले ना उद्योगों में बहुत सारी कमियां थी। उद्योग बहुत एडवांस नहीं थे। एडवांस कैसे, टेक्नोलॉजी के मामले में तो ठीक था, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बट जो नियम वगैरह होते हैं, जो रूल्स वगैरह होते हैं मैनेजमेंट के लिए, वो इतने अच्छे नहीं थे। पहले क्या था, एक श्रमिक से एक दिन में कितना काम लिया जाना चाहिए या कितना काम एक श्रमिक कर रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल निश्चित नहीं थी। बट अब टेलर ने क्या किया, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे प्रयोग किए, जिसके कारण उसने ये तय करने का प्रयास किया कि एक पर्टिकुलर दिन में हम कितने घंटे व्यक्ति से काम ले सकते हैं और उसके काम से कंपनी का फ़ायदा हो सकता है। मतलब कंपनी को जितनी ज़रूरत है, मान लो कंपनी को एक टारगेट पूरा करना है 30 दिन के अंदर, अब कंपनी को कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होनी चाहिए और एक कर्मचारी को कितना काम करना चाहिए, कितने घंटे काम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा और इससे संबंधित उसने कई सारे सिद्धांत सामने रखे। जैसे कि यहाँ पर समय की बात की गई है, समय और गति संबंधी सिद्धांत। समय और गति संबंधी सिद्धांत यही है कि एक निश्चित पर्टिकुलर दिन में, एक समय में कितनी गति से काम किया जाना चाहिए श्रमिकों के द्वारा, या कितना काम किया जाना चाहिए। तो ऐसे उसने कई सारे प्रयोग किए और अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसे अभी हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, प्रबंध को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए या प्रबंध को व्यवस्थित करने के लिए फ्रेडरिक टेलर ने कुछ उपाय बताए हैं। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक टेलर के अकॉर्डिंग निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए प्रबंध को सही करने के लिए। दैनिक कार्य निर्देशन की व्यवस्था। कारखानों में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी स्थिति नीची हो या ऊंची, प्रतिदिन सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित कार्य दिया जाना चाहिए ताकि कार्य को निश्चित तौर पर पूरा किया जा सके। अब टेलर ने अपने सिद्धांतों में बात कही, एक उपाय बताया कि देखो, जो भी कंपनी है या जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रबंध किया जा रहा है, वहाँ पर दैनिक कार्य का निर्देशन किया जाना चाहिए। मतलब कि जो कर्मचारी है, जिसको काम करना है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको काम क्या करना है, एक दिन का क्या टारगेट है उसका, और उसको किस दिशा निर्देश का पालन करना है। तो मतलब जो भी मैनेजर होगा, जो भी प्रबंधक होगा, उसका काम ये होगा कि वो दैनिक कार्य का निर्देशन करे। तो पहला उपाय हो गया कि कंपनी में दैनिक कार्य निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, या प्रबंध में ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा मानकीकृत दशाएं। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे दिन का कार्य देने के साथ साथ उसे मानकीकृत उपकरण, स्थितियां और साधन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए ताकि कार्य को सुनिश्चित तौर पर पूरा किया जा सके। अब देखो, अब किसी व्यक्ति से अगर काम लिया जा रहा है तो उसको वो उपकरण भी दिए जाने चाहिए जिससे कि उसका काम पूरा हो सके। मान लो अगर एक व्यक्ति है, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो कि कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है। अब उसके बॉस ने उसको दिशा निर्देश दे दिया कि आपको आज के दिन का ये काम करना है। अब उसका जो कंप्यूटर है, जिस पे उसे व्यक्ति को काम करना है, कर्मचारी को, वो कंप्यूटर इतना अच्छा है ही नहीं, जो मतलब सही से इतना अच्छा है नहीं कि वो पूरा कार्य कर पाए।
इसके साथ ही जो वाईफाई है, इंटरनेट है, उसकी स्पीड कम है, तो ऐसे में क्या होगा, वो व्यक्ति अपना कार्य सही से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रबंध के लिए एक मानकीकृत दशाएं भी होनी चाहिए व्यक्तियों के पास, मतलब जो कंडीशन हो, जो स्थितियाँ हों, ठीक है, वो अच्छी होनी चाहिए। और जो उपकरण वगैरह दिए जा रहे हैं श्रमिकों को, कर्मचारियों को, वो अच्छे होने चाहिए, मतलब मानकीकृत, मान्यता प्राप्त होने चाहिए, ताकि वो पूरा कार्य उस उपकरण की सहायता से कर सकें। इसके अलावा एक उपाय है सफलता के लिए ऊंचा वेतन। प्रत्येक श्रमजीवी को यह पता होना चाहिए कि उसे कार्य कुशलतापूर्वक तथा सफलता के साथ संपन्न करने पर ऊंचा वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई है फ्रेडरिक टेलर ने कि प्रबंध में ऊंचा वेतन की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कि श्रमिकों को ये पता होना चाहिए कि अगर वो अपने काम को करने में, पूरा काम करने में सफल होते हैं, सही से अगर वो अपना काम करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा पैसा भी मिलेगा। असफलता की हानि, मतलब जैसे सफलता के लिए ऊंचा वेतन मिलता था, मतलब फायदा होता था, तो उसी तरह वैसे ही कार्यकर्ता को यह ज्ञात रहना चाहिए कि यदि वह निर्धारित कार्य करने में सफल नहीं हुआ तो उसे हानि उठानी पड़ेगी, मतलब नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये सारे उपाय करने चाहिए एक प्रबंध को और अच्छा करने के लिए। ये किसने कहा? फ्रेडरिक टेलर ने ये उपाय बताए। हालांकि अभी हम और भी डिटेल में बात करेंगे, बट उसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंक्लूड करूँ तो देखो दोस्तों, फ्रेडरिक टेलर एक, समझ लो, एक कंपनी का प्रमुख था। जैसे कि एक मैनेजर होता है तो उसको लगभग उसी पोस्ट पर समझ लो नियुक्त किया गया। अब वो इतनी बड़ी पोस्ट पर नियुक्त था तो उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने की कोशिश की। जैसे कि उसने कई बार श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करके काम देखा कि क्या काम ज़्यादा हो रहा है, तो उसने कई सारी चीज़ें प्रयोग करने की कोशिश की और फिर अपने सिद्धांत बनाए। उसने विचार रखा कि ये जो दिन का काम होता है, घंटों का काम होता है, इसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि देखो हमारे श्रमिकों की स्पीड इतनी है, तो हम इसे निर्धारित कर सकते हैं कि एक श्रमिक को एक दिन में इतना कार्य करना चाहिए, कंपनी के लिए इतने घंटे काम जरूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई थी। अभी इसे थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे। इसके साथ ही फ्रेडरिक टेलर ने कई सारे उपाय बताए जिसे हमने देख लिया, जैसे कि दैनिक कार्य का निर्देशन करना। सही बात है, अगर आपको पता है कि आपको आज क्या काम करना है तो काफ़ी बेटर तरीके से आप अपना काम कर सकेंगे और आपका या कंपनी का टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा मानकीकृत दशाएं, यानी कि जो उपकरण वगैरह मिलने चाहिए श्रमिकों को या जो मशीनें वगैरह होनी चाहिए कंपनियों में, वो काफ़ी, मतलब अप टू द मार्क होनी चाहिए, मानकीकृत, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके अलावा सफलता पर ऊंचा वेतन, प्रबंध को, मैनेजमेंट को अच्छा रखने के लिए यहाँ पर ऊंचा वेतन की भी बात की है, ताकि जो श्रमिक हैं वो प्रोत्साहित हों पूरा काम करने के लिए, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें ज़्यादा वेतन मिलेगा। इसके अलावा असफलता पर हानि, कि अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य, निर्धारित कार्य नहीं कर पाता है, पूरा नहीं कर पाता, तो उसे भाई नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो ये डर भी होना चाहिए श्रमिकों के लिए या कामगारों के लिए। तो ये पूरी व्यवस्था प्रबंध के लिए थी। ये सारी चीज़ें उसने, उपाय वगैरह, एक मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए बताए थे। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की इस वीडियो की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंध बताया आखिर वो क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी। टेलर ने जिस वैज्ञानिक प्रबंधवाद का प्रतिपादन किया है उसकी कुछ लक्षणिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण। टेलर ने फॉरमैन के रूप में अपने अनुभवों से यह पाया कि वास्तव में किसी को भी यह नहीं पता है कि एक श्रमिक से एक घंटे में या प्रतिदिन 8 या 9 घंटे में कितना कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। फॉरमैन का मतलब है एक लीडर। जैसे कि टेलर, मैंने आपको पहले बताया कि टेलर कई सारे उद्योगों में एक प्रमुख की भूमिका निभा चुका था। फॉरमैन का मतलब यहाँ आप एक मैनेजर समझ लीजिए। तो उसने ये अनुभव किया टेलर ने कि किसी को नहीं पता होता कि एक श्रमिक से कितने समय में कितना काम कराया जाना चाहिए, तो किसी को ये पता नहीं होता। उन्होंने, यानी कि टेलर ने, मिडवेल स्टील संयंत्र में फॉरमैन के रूप में अपने प्रसिद्ध समय और गति के अध्ययनों, यानी कि समय और जो कर्मचारियों की जो स्पीड है उसका अध्ययनों की शुरुआत की। समय और गति अध्ययन में प्रत्येक कार्य के साथ जुड़े समस्त परिचालनों व गतियों का विश्लेषण किया गया जाता है।
फिर उसके बाद स्टॉप वॉच की सहायता से गतियों का समय देखा जाता है। मतलब समय और गति के सिद्धांत का मतलब यही है कि काम कितनी स्पीड से हो रहा है। ठीक है, कोई भी काम है वो काम होने में कितना समय ले रहा है, तो यही समय और गति का सिद्धांत था। निष्पादन के प्रमापों के निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि कार्य के प्रत्येक अंश के निष्पादन में कितना समय लगता है। इसमें विश्राम और अपरिहार्य देरी के समय को भी ध्यान में रखा जाता है। गतियों का विश्लेषण कर प्रत्येक परिचालन के लिए आवश्यक गतियों का पता लगाया जाता है और अनावश्यक गतियों को रोका जाता है। निष्पादन का मतलब है परफॉर्मेंस, यानी कि किस हिसाब से काम होता है। तो जो भी काम हो रहा है उसका निर्धारण किया जाता है और वो कितना समय ले रहा है इसको देखा जाता है समय और गति के सिद्धांत में। तो ये जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधवाद का सिद्धांत था, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में टेलर ने जो भी बातें कही थी उसकी एक विशेषता थी निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण। अब टेलर ने क्या किया कि टेलर ने समय और गति का अध्ययन किया, उसके हिसाब से उसने उद्योगों में ये बताया कि हमें काम जो भी काम है उसका समय डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो काम कितनी देरी में होना चाहिए, और एक श्रमिक के कार्य को डिसाइड कर लेना चाहिए। और जो अनावश्यक कार्य हैं, जो अनावश्यक रूप से जो टाइम वेस्ट होता है उसको रोकना चाहिए, इस पर जोर दिया गया। तो टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद था उसकी एक विशेषता यही थी, निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण। एक जो परफॉर्मेंस, जो काम हो रहा है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस चीज़ का निर्धारण किया गया। थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा। अब हम आगे ही बढ़ रहे हैं इसी में। तो पहली विशेषता बता दी, निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण। दूसरी विशेषता है क्रियात्मक फॉरमैनशिप। प्रत्येक क्रियात्मक फॉरमैन के एक ही तरह के कार्य का विशेषज्ञ होता है। इन क्रियात्मक फॉरमैनों द्वारा प्रत्येक श्रमिक के कृत्य के विभिन्न आयामों का नियोजन किया जाता है और अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र अनुसार उसे निर्देश दिया जाता है। इस तरह यदि कोई श्रमिक किसी कार्य को करता है जिसमें कि 6-7 परिचालन शामिल हैं, तो उसे कई फॉरमैनों से निर्देश प्राप्त होंगे। अब इसे ध्यान से समझिए। फॉरमैन का मतलब है कि किसी एक कार्य का विशेषज्ञ, ठीक है, लीडर। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो आपको समझाया जा रहा है फॉरमैन का मतलब, वो समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर कहा गया है कि एक उद्योग है जहाँ पर 5-6 कार्य एक श्रमिक को करना है। तो जो 5-6 अलग-अलग जो काम हैं उन सब कामों के लिए एक अलग-अलग फॉरमैन होंगे। जैसे कि मान लो एक श्रमिक है जिसे एक काम करना है, एक काम जैसे कि उसे सामान पैक करना है, ठीक है? एक श्रमिक जिसे सामान पैक करना है, तो उस सामान को किस तरह से पैकिंग करना है, क्या चीज़ें कैसे करनी है, उसके लिए एक अलग फॉरमैन होगा जो उसे बताएगा, निर्देश देगा। इसके अलावा उस सामान को उठाकर कैसे किस ट्रक में रखना है, उसके लिए एक अलग फॉरमैन होगा जो श्रमिक को बताएगा कि ये सामान यहाँ पर आपको लोड करना है। या दूसरे जो कार्य हैं उसके लिए अलग-अलग फॉरमैन होंगे। मतलब श्रमिक एक है और जो फॉरमैन है अलग-अलग फॉरमैन उसको निर्देश देंगे। श्रमिक पूरी तरह से कार्य करने वाला होता है, जबकि उसके कार्य की योजना अनेक फॉरमैनों द्वारा बनाई जाती है। यही कहा जा रहा है कि श्रमिक को तो बस कार्य करना है, और उसको क्या कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है, इसकी योजना कौन बनाएगा, फॉरमैन बनाएंगे। तो एक श्रमिक है जिसको 6 से 7 काम करने हैं, तो उस 6 से 7 कामों के लिए अलग-अलग फॉरमैन होंगे जो निर्देश देंगे कि आपको श्रमिक जो है उसको ऐसे-ऐसे कार्य करना है, ये वाला काम। दूसरा जो फॉरमैन होगा वो अलग-अलग निर्देश देगा। वैसे यही एक कमी भी नज़र आती है यहाँ पर। यहाँ पर टेलर ने क्रियात्मक फॉरमैनशिप में क्या कहा, एक श्रमिक है तो उसको अलग-अलग निर्देश देने वाले कई सारे लोग हैं। इससे क्या होगा, इससे दिक्कत ही हो सकती है। इसे हम जब मूल्यांकन करेंगे, निष्कर्ष देखेंगे तो समझेंगे। तो यहाँ पर टेलर का जो प्रबंधवाद था उसमें टेलर ने क्रियात्मक फॉरमैनशिप की बात की थी। वैसे क्रियात्मक फॉरमैनशिप का मतलब टेलर ने इसलिए कहा ताकि जो कार्य है वो अच्छे से किया जा सके, अच्छे से व्यक्ति को, श्रमिक को निर्देश दिया जा सके। इसके बाद अगली विशेषता है प्रबंध के उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। टेलर का यह विश्वास है कि प्रबंधकों यानी कि मैनेजर्स को नियोजन, निर्देशन और संगठन का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। वे यह भी मानते हैं कि प्रबंधकों को ये कार्य वैज्ञानिक तरीके से करना
चाहिए। तो टेलर ने कहा है कि जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर है, एक तरह से जो फॉरमैन है वही, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें योजना बनानी चाहिए, नियोजन, उन्हें निर्देशन देना चाहिए, संगठन बनाना चाहिए, और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको उन्हें खुद लेना चाहिए। उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी है कि उन्हें कंपनी के लिए, उद्योग के लिए या किसी चीज़ के लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी है, योजना बनानी है। ये सारी जिम्मेदारी प्रबंधकों को अपने ऊपर ज़रूर लेनी चाहिए, ये टेलर ने कहा। और टेलर ने यहाँ भी कहा कि जो प्रबंधक होंगे वो अपना कार्य थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। प्रबंध को समस्त परिचालन मतलब होता है कार्य का विश्लेषण करना चाहिए और उनके लिए वैज्ञानिक विधियां विकसित करनी चाहिए। इसके अलावा श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इसके साथ ही वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार कार्य करने हेतु प्रबंध को श्रमिकों के साथ तहे दिल से सहयोग करना चाहिए। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मैनेजर्स हैं, जो बड़ी पोस्ट पर जो लीडर हैं, फॉरमैन हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और एक जो प्रबंध होता है उसे अच्छे से करना चाहिए। श्रमिकों के प्रति भी उन्हें एक सहयोग वाली भावना रखनी चाहिए और अपने मैनेजमेंट में कई सारे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए या उसकी खोज करनी चाहिए। प्रबंध को उन सभी कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहिए जिससे कि वे श्रेष्ठ ढंग से कर सकता है। इसमें विशेष रूप से नियोजन, संगठन और निर्देशन का कार्य शामिल है। टेलर के अनुसार इस वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रमिकों की पहल शक्ति बढ़ेगी और उनके कार्यों में एक रूपता आएगी जो पहले कभी नहीं थी। इसमें यह अवश्य है कि प्रबंध को ज़्यादा उत्तरदायित्व उठाना पड़ेगा जिसकी कल्पना पहले कभी भी नहीं की गई है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पर टेलर ने उत्तरदायित्व की बात कही है अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में। उसने ज़्यादातर उत्तरदायित्व प्रबंधकों को सौंप दिया है। जो मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उन कार्यों को अपने हाथ में ही लें जिन्हें वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। मतलब कि वो नज़रअंदाज या मतलब कि वो लापरवाही ना करें। ये निर्देश टेलर ने प्रबंधकों को दिया है। और प्रबंधक को मेनली जो ध्यान है वो नियोजन पर देना चाहिए, संगठन पर, निर्देशन पर, कि एक सही निर्देश दिया जाए श्रमिकों को, एक सही प्लानिंग बनाई जाए कंपनी के लिए या उद्योगों के लिए या प्रबंधन के लिए। इसके अलावा एक विशेषता है मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक कार्य दर पद्धति। टेलर इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उतावले थे, आतुर थे कि श्रमिकों में से अनुकूलतम उत्पादन की प्राप्ति हो, किंतु उन्होंने पाया कि वे यथासंभव कम उत्पादन में रुचि लेते हैं। देखो, टेलर ये चाहते थे कि जो श्रमिक हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके, लेकिन जो श्रमिक हैं वो कम से कम काम करना चाहते हैं, ये देखा उन्होंने। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मजदूरी भुगतान की प्रचलित पद्धति में अच्छे श्रमिक को कठोर परिश्रम करने पर कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने देखा, जब कोई सहज यानी कर्मठ श्रमिक आलसी श्रमिकों के साथ कुछ दिन कार्य करता है, तब उसे इस तर्क का उत्तर नहीं मिलता कि जब मेरे से आधा कार्य करने पर भी आलसी व्यक्ति को मेरे बराबर पैसा मिलता है, तब मैं कठोर परिश्रम क्यों करूं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक कार्यदर पद्धति को यहाँ पर टेलर ने यहाँ पर हमारे सामने रखा है। बट इससे पहले टेलर क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं कि जो श्रमिक हैं उनमें बहुत सारे जो श्रमिक हैं मैक्सिमम वो कम से कम काम करने में ही रुचि रखते हैं। इसका कारण एक ये है कि जो ज़्यादा काम भी करता भी है उसको कोई कुछ इनाम तो मिलता नहीं है, तो इससे सभी व्यक्ति कम ही काम करने पर जोर देते हैं। अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति भी है जो ज़्यादा काम कर रहा है तो वो यही सोचता है कि कम काम करने वालों को भी मेरे बराबर ही पैसा या सम्मान मिल रहा है, तो मैं इतना अच्छा कंपनी के लिए या उद्योगों के लिए क्यों करूं। टेलर ने इस समस्या को दूर करने के लिए मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक कार्यदर पद्धति का विकास किया, जिससे कि कामगारों को अधिकतम कुशलता से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित यानी कि प्रोत्साहित किया जा सके। इस मजदूरी पद्धति के अंतर्गत ऐसा श्रमिक जो नियत समय में प्रमापित कार्य को पूरा कर लेता है या उससे अधिक कार्य करता है, उसे ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है तथा ऐसा न करने पर
नीची दर से मजदूरी मिलती है। अब ये जो टेलर की ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का ये जो विशेषता है विभेदात्मक कार्य दर, इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति या जो श्रमिक या जो कामगार अपना टारगेट पूरा कर लेगा या कंपनी के लिए एक टारगेट से ज़्यादा काम करके कंपनी को देता है तो उसे ऊंची दर से पैसा दिया जाएगा, इनकम दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। और जो श्रमिक एक टारगेट से कम काम करता है उसको नीचे दरों पर सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर ये मत समझिए कि कम या ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, ये तो है ही बात। यहाँ पे एक परसेंट का क्राइटेरिया बोल दिया है यहाँ पर। जैसे कि मान लो कि कंपनी ने कहा था आपको 10% काम करना है, आपको मान लो 100 बिस्किट तैयार करने हैं। कंपनी ने ये आपसे कह दिया है, बिस्कुट बनाने की कंपनी है, उसने कहा आपको 100 बिस्कुट एक दिन में तैयार करने हैं। तो आपने उसको 101 बिस्किट तैयार करके दे दिए, तो उसने हर एक बिस्किट का 5 रुपये के हिसाब से आप 5 रुपये के हिसाब से पैसा लगाया और आपको 55 रुपये दिए। बट लेकिन एक व्यक्ति है जिसको टारगेट दिया गया 100 बिस्कुट बनाने का, अगर वो 99 ही बना पाया तो उसको 5 रुपये की जगह एक बिस्किट का जो रेट 5 रुपये तय किया गया था और उसने 99 बनाया, मतलब टारगेट से कम, तो उसे 4 रुपये की दर से ही पैसा दिया जाएगा। तो इस बात को समझ पा रहे हैं कि कितना अंतर आ जाएगा। उसने कम काम किया तो उसे कम पैसा तो मिल ही रहा है, बट यहाँ पे परसेंट के कारण उसे बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलेगा। तो ऐसा इसीलिए किया गया टेलर के द्वारा ताकि जो श्रमिक हैं उनको प्रोत्साहित किया जा सके कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए। इसके बाद है मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। टेलर यह मानते थे कि कार्य प्रमापों को, यानी कि कार्य को, प्रमाप मतलब होता है निर्धारित करना, कार्य प्रमापों को निर्धारित करने व अपव्ययपूर्ण परिचालनों को, कार्यों को समाप्त करने, परिचालन मतलब कार्य को समाप्त करने की तकनीकों तथा मजदूरी भुगतान की विभेदात्मक कार्य दर पद्धति के द्वारा मजदूरों को यह लाभ होगा कि उन्हें ऊंची मजदूरी प्राप्त होगी और सेवा योजकों को यह लाभ होगा कि उन्हें उच्च उत्पादन की प्राप्ति होगी। अतः इससे प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट और श्रमिकों दोनों में मानसिक क्रांति आएगी। वे एक दूसरे के प्रति विरोधी भाव के बजाय सहकारी भाव को विकसित करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेडरिक टेलर ने कहा है कि ये जो व्यवस्था होगी वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत, जैसे कि विभेदात्मक कार्य दर के अंतर्गत श्रमिकों को उनके काम के हिसाब से ज़्यादा पैसा भी दिया जा सकता है अगर वो काम अच्छा करेंगे तो। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें जब निर्धारित कर दी जाएंगी तो इससे जो श्रमिक हैं वो भी काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, और जो प्रबंधक हैं, जब श्रमिक ज़्यादा काम करके ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो जो प्रबंधक हैं उनके लिए भी फ़ायदा है कि कंपनी को या जो उद्योग है, जो जगह है जहाँ पर प्रबंधन हो रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पे मानसिक क्रांति होगी। मानसिक मतलब मेंटली सभी प्रिपेयर रहेंगे, मेंटली सभी मतलब तनावग्रस्त नहीं होंगे, चाहे वो प्रबंधक हो, मैनेजमेंट हो, मैनेजर हो या श्रमिक हो। तो यहाँ हमने समझ लिया, क्या समझा हमने? यहाँ पर विशेषताओं को देख लिया कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जिसका पूरा नाम है, उन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं। उनका जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो भी बातें कही हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हमने देख लिया। जैसे कि जो कार्य है उसको निर्धारित करना, जो क्रियात्मक फॉर्मैनशिप है उसकी बात की इन्होंने, उत्तरदायित्व की बात की है, मजदूरी भुगतान की बात की, मानसिक क्रांति की बात की। तो ये सारी प्रमुख विशेषताएं थी जिसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, देख लिया। अब हम यहाँ पर एक मूल्यांकन, एक निष्कर्ष देख लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत दिया टेलर ने वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। तो इसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध एक प्रभावशाली आंदोलन के रूप में अमेरिका और पश्चिम के अन्य कई देशों में कई वर्षों तक जारी रहा। इससे कार्यशील दशाओं, कार्य करने के दृष्टिकोणों और कार्य की विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इस आंदोलन के कारण श्रमिकों की उत्पादकता तथा पारिश्रमिक में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आंदोलन का मतलब है ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत था ये फैल रहा था, तो ये एक आंदोलन, इसे ऐसा कह दिया गया है। बाकी यहाँ पर आप समझो, ये जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत था, जब टेलर ने इसे दिया, इसे बताया, वैज्ञानिक गतिविधियाँ या वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे जो उद्योग वगैरह थे, स्पेशली अमेरिका में, पश्चिमी देशों में, जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, वहाँ पर उद्योगों वगैरह में कई सारे
नियम वगैरह आए, कई सारे वैज्ञानिक नियमों को अपनाया गया जिससे कि उत्पादन भी बढ़ा और श्रमिकों का वेतन भी बढ़ा। तो मतलब श्रमिकों और जो उद्योगपति थे दोनों को इससे फायदा हुआ टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत से। टेलर के अनुयायियों ने टेलर के विचारों तथा सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। उनके अनुयायियों और उनकी विचारधारा के मुख्य योगदानकर्ताओं में हेनरी गैंट, फ्रैंक गिलब्रेथ, लियन गिलब्रेथ और हैरिंगटन इमर्सन के नाम उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ पर ये कुछ विद्वान हैं जो कि टेलर के अनुयायी रहे हैं, मतलब कि टेलर के बाद इन्होंने भी टेलर के ही विचारों को आगे बढ़ाया। देखो दोस्तों, मूल्यांकन थोड़ा बड़ा है बट मैं जल्दी जल्दी आपको काफ़ी अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। इजी वर्ड्स हैं, इजी चीज़ें, अब आपको आसानी से मूल्यांकन समझ में आ रहा होगा। इसी काल में अमेरिका में औद्योगिक अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग नामक एक नई वैज्ञानिक संस्कृति का श्री गणेश हुआ। इसमें समय व गति अध्ययन, कार्य मापन, मानकीकरण, उत्पादन, नियोजन व नियंत्रण की विधियों को वैज्ञानिक प्रबंध के साथ प्रयोग किया जाने लगा। मतलब ये कि अब जो उद्योग वगैरह हो रहे थे अमेरिका में या पश्चिमी यूरोपीय देशों में, अब वहाँ पर जो उद्योग थे वो वैज्ञानिक तरीके से विधियों को अपना रहे थे। जैसे कि समय व गति को देखा गया कि भाई कर्मचारियों की क्या स्पीड होनी चाहिए काम करने की, मशीन की क्या स्पीड होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, इसका अध्ययन किया गया। कार्य को मापा गया कि कितना कार्य हुआ है, कितने समय में कितना कार्य हो सकता है या कितना कार्य करना है। मानकीकरण किया गया, मान्यता प्राप्त चीज़ों का मतलब मानक लगाया गया कि ये वाली जो चीज़ होती है वो ओरिजिनल होती है या ये जो चीज़ है वो सही नहीं है। एक मानक होता है ना हर चीज़ का, तो वो ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई। तो इसके अलावा योजना, प्लानिंग वगैरह बनाकर उत्पादन करने पर बल दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अपनाई गई उद्योगों में। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना विद्वानों और प्रबंध व्यवहारकर्ताओं दोनों द्वारा ही की गई। नियोजन को क्रियान्वयन से पृथक करने का विचार और नियोजन कार्य को क्रियात्मक फॉरमैनों को सुपुर्द करने की बात अव्यावहारिक पाई गई। अब टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत था उसकी आलोचना विद्वानों ने भी की है, जो प्रबंधक हैं, मैनेजर्स वगैरह, उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा है कि असलियत में इसको लागू करना पूरी तरह सही नहीं है। जैसे कि उसने क्या किया, टेलर ने कहा कि जो नियोजन बनाने का जो कार्य है, प्लानिंग करने का जो कार्य है वो अलग कार्य है और जो उसको लागू करना है वो अलग कार्य है, ये कह दिया टेलर ने। और उसने क्रियात्मक फॉरमैन की बात की, अलग अलग फॉरमैन, अलग अलग लीडर की बात की, विशेषज्ञों की बात की। इसके अंतर्गत प्रत्येक श्रमिक को अनेक लोगों से आदेश व निर्देश मिलते हैं जिससे कि प्रक्रिया भ्रमपूर्ण हो जाती है। यह संगठन के आधारभूत सिद्धांत आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति का एक ही उत्तराधिकारी होना चाहिए। मानसिक क्रांति को जो वैज्ञानिक प्रबंध का मूलभूत तत्व है कभी भी पूरा नहीं किया गया। अपवाद स्वरूप कुछ मामलों व थोड़े समय के लिए कहीं हुआ हो तो यह बात अलग है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर हमने देखा कि टेलर ने, जो फ्रेडरिक टेलर है, उसने कई सारे फॉरमैन की बात की थी जिसमें एक श्रमिक होता है जो अलग अलग फॉरमैनों से निर्देश प्राप्त करता है और फिर अपना काम करता है। बट खुद सोचो, आप मान लो एक श्रमिक हो और आपके 6 बॉस हैं, 6-7 आपके बॉस हैं, तो आप अलग अलग से अलग अलग निर्देश लोगे तो क्या आप अपना कार्य सही से कर पाओगे? तो ये डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। अगर आपका एक ही बॉस होगा तो आपको पता होगा कि उसने जो आपसे बात कही है आपको वही कार्य करना है। बट कई बार हो सकता है जो 6 व्यक्ति जो आपको निर्देश देंगे, जो 6 बॉस आपके हैं, वो आपको ऐसा निर्देश दे दें जो अलग हो, एक दूसरे के अपोजिट में ही हो जाए उन लोगों के। तो इससे आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यही जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये जो फॉरमैन की व्यवस्था की गई थी अलग अलग विशेषज्ञों की, ये गलत है। और जो मानसिक क्रांति की बात कही है टेलर ने, वो हकीकत में व्यवहारिक तौर पर दिखाई नहीं दी। टेलर ने श्रमिकों को मात्र एक आर्थिक इकाई माना और उन पर पड़ने वाले सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों व आवश्यकताओं की बिल्कुल उपेक्षा की, जबकि मनुष्य की वित्तीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त अनेक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा कि
फ्रेडरिक टेलर ने अपने सिद्धांतों में क्या कहा, पैसे की बात की कि उच्च वेतन देना चाहिए, उच्च वेतन का अगर हम लालच देंगे श्रमिकों को तो ज़्यादा कार्य मिल सकता है, और उसने कार्य के हिसाब से वेतन देने की बात की साथ में ना। तो हमने हमने बस ये देखा उसके सिद्धांतों में कि उसने मजदूरों को, श्रमिकों को, कर्मचारियों को एक आर्थिक इकाई मान लिया, मतलब पैसे से संबंधित ही मान लिया। हकीकत में एक जो कर्मचारी होता है, यहाँ पे देखो मजदूर, कर्मचारी, कामगार का मतलब यही नहीं है कि मजदूर हो सबसे जो निम्न स्तर का काम करे। यहाँ पर हर वो व्यक्ति कर्मचारी होता है जो किसी के अंडर में काम करता है। मैनेजर के अंडर में चाहे कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, मैनेजर के अंडर में वो कर्मचारी माना जाता है। तो कर्मचारी को उसने पैसे से संबंधित ही मान लिया। हकीकत यह है कि जो इंसान होता है उसकी आवश्यकताएं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी होती हैं। स्पेशली अगर आप ध्यान से समझो तो आप मान लो एक जगह काम करते हो जहाँ पर मान लो आपको 20,000 रुपये मिलते हैं और आपकी बिल्कुल आपके काम की इज्जत नहीं की जाती वहाँ पर, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको 18,000 मिल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर काम की इज्जत भी की जाती है। चाहे आप कैसा भी काम कर दो, आपकी आपकी भावनाओं को, आपके काम को समझा जाता है, आपकी प्रशंसा की जाती है। तो एक जगह आपको भले 20,000 रुपये मिल रहे हैं, बट अगर वहाँ पे आपकी इंसल्ट की जाए, आपके कार्य की कोई प्रशंसा ना की जाए, तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करोगे, भले ही आपको वहाँ 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि किसी की ज़रूरत है, मजबूरी में कर रहा है, बट फिर भी इंसान जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं, जो सामाजिक चीज़ें हैं, उससे भी प्रभावित होता है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा होता है सब कुछ, बट फिर भी कई चीज़ें मनोवैज्ञानिक, कई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर टेलर के सिद्धांत की इस तरह आलोचना की जाती है। इसके अलावा टेलर ने ना व्यक्तिवाद पर जोर दे दिया, मतलब एक टीम भावना होती है, जो हमने बात की थी वैज्ञानिक प्रबंध में टीम भावना पर ही बल दिया जाता है, बट यहाँ पे उसने व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा बल दिया। इससे सामूहिक भावना में एक साथ मिलकर जो भावना होती है काम करने की, उसमें थोड़ी कमी आती है। जैसे कि एक व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उसे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने काम पर ही ध्यान देगा, तो इससे जो सामूहिक भावना है वो कम होगी। तो दोस्तों हम यहीं तक हम इसको स्टॉप करते हैं। मूल्यांकन में बस हमने ये देखा कि उसने वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत रखा था, जिससे कि उस समय तत्कालीन समय देखा गया कि उद्योगों में वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत हुई। आलोचनाएं हमने देख ली, बट फिर भी फ्रेडरिक टेलर की जो सिद्धांत थे उसमें कई सारी चीज़ें अपनाई गई उद्योगों में, उसकी कई सारी चीज़ें, नियम वगैरह पर उद्योगों में ध्यान दिया गया और योजना वगैरह बनाकर प्रबंध करने पर जोर दिया गया, और उसकी आलोचनाएं भी हमने देख ली। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया अब सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें सारी चीज़ें कवर करनी थी। तो जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और अगर कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा तो एक बार रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा थोड़ा करके देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।